लास्ट न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन का सॉरी एक्सरसाइज 9.3 9.3. okay now 9.4 figure 9.34 A and B. So the refraction of a ray in air incident at a 60 degree with a normal to the glass air and water air interface okay respectively. पहले ग्लास एयर बाद में एयर वाटर ऐसा उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया है. Okay, predict the angle of a refraction in a glass when the angle of incident in a water is 45 degree. थर्ड डायग्राम चेक करो 45 है तो ग्लास में क्या रहेगा. वाटर के लिए इंसिडेंट रे 45 एंगल बना रहा है तो वाटर ग्लास के लिए रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा. क्वेश्चन मार्क उन्होंने ड्रॉ करके दिया है. क्लियर. इधर पहले डायग्राम कंप्लीट करेंगे. ये एयर के लिए बनाया है और ये ग्लास. ये 60 दिया उन लोगों ने 35 एंगल बताया 35 डिग्री. सेकेंड डायग्राम एयर और वाटर. इंसिडेंट रे फ्रॉम एयर एंगल कितना दिया 60. रिफ्लेक्टेड ऑन 47 एंड लास्ट जो क्वेश्चन मार्क उन लोगों ने बताया वो ग्लास और वाटर. ग्लास और वाटर इंसिडेंट ऑन 45 और इफेक्टेड के लिए 45 पे दिया है उन लोगों ने. ये एंगल 45 तो ये एंगल क्या होगा क्वेश्चन मार्क. मतलब ये जो है उसको कंप्लीट करके देना है. क्लियर. फर्स्ट डायग्राम सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम एयर ग्लास डिफरेंट एक्स ऑफ एयर ग्लास क्या लिख सकते हैं. साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आई अपॉन साइन आर. आई मतलब 60 साइन 60 अपॉन साइन 35. आज वो टेबल लेके भी बैठना पड़ेगा नेचुरल साइन वाला तब जाके कंप्लीट हो सकता है. आंसर क्या होगी बताओ. ये तो मैं बोल सकता हूँ 0.8660 √3/2 लेकिन साइन 35 है टेबल किसी के पास वो भी मुझे देखना पड़ेगा. साइन 35 .5736. okay 0.5736 रेशियो क्या होगा 1.51. 1.51. नाउ सेकेंड तो क्या लिखेंगे एन एयर एंड वाटर. एयर और वाटर अगेन साइन आई अपॉन साइन आर. साइन 60 अपॉन साइन 47 क्या होगा .8660 upon 0.6561. 8660 upon
पॉइंट क्या लिखा उसने? 6561. 6561. 6561 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से. 47. 0.7314. 0.7314. क्या है रेशियो? क्या होगा रेशियो? 1.18. 1.18. 1.18. पीछे कुछ है ज्यादा डिजिट तो रखते. ये 1.18 चलेगा. कितना है? 1.184. 1.184. ओके. ये किसके लिए लिखा था? डिफरेंट इंडेक्स ऑफ एयर, सॉरी डिफरेंट इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. अब सपोज आपने ये रेशियो कंप्लीट किया, ये दोनों का रेशियो, तो क्या मिलेगा? डिफरेंट इंडेक्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, वाटर. डिफरेंट इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा होगा. ये दोनों की रेशियो क्या हो सकती है? 1.51, 1.184. कितना होगा? 1.275. 1.275. क्लियर? आप देखो, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं फिर से, क्योंकि अब थर्ड के लिए हमको कंप्लीट करना था. सर तो third के लिए क्या होगा बोलो? सर राइटिंग नहीं दिख रहा है क्लियर. ब्राइटनेस, राइटिंग राइटिंग नहीं दिखाई देता. क्लियर नहीं दिख रहा है. इरेज कर दें, इससे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपरली मुझे लैपटॉप में भी क्लियर दिख रहा है. सर किसी को क्लियर प्रॉब्लम? दिख रहा है. किसी को प्रॉब्लम? नो सर. चलो कोई बात नहीं, अभी होल्ड करो थोड़ी देर, बाद में फिर से कंप्लीट करो. ओके. तो ये जो रहेगा एंड डब्ल्यू जी अकॉर्डिंग टू थर्ड डायग्राम, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही होगा. इस तरह से जाएगा. क्या लिख सकते हैं इसमें? साइन आई अपन साइन आर. साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री अपन साइन आर. अब ये रेशियो तो आपने बताया 1.275 दिया ना. ओके. तो साइन आई की वैल्यू 45 दी है इधर. साइन 45 डिग्री अपन साइन आर इज इक्वल टू 1.275. so now sin r is equal to sin 45 मतलब 1/√2, और 1/√2 मतलब 0.7071 डिवाइड बाय 1.275. रेशियो बताओ क्या आएगा? Point 554. पॉइंट 554. 55554. हाँ सर. डिजिट 5 6 6 5 या 6? 6 6. इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी इस टाइप की जब वैल्यूएशन लिखते तो पॉइंट के बाद डिफरेंट 4 डिजिट लिखो, क्योंकि r इक्वल टू लिखते हैं तो साइन इनवर्स. अभी चेक करके बताओ कितना आ रहा है नेचुरल साइंस से, किस एंगल के लिए वैल्यू मिलेगी? नेचुरल साइंस के अंदर किस एंगल के लिए वैल्यूएशन हो सकती है?
33.68. 33.6। 8. ऐसा कैसे हुआ? एक मिनट, जस्ट मिनट मुझे देखने दो। नेचुरल साइन, ओके, कौन सी वैल्यूशन देखनी है? 0.5546। नेचुरल साइन के अंदर 0.5546, देखो 0.5534, 0.5534 33 डिग्री एंड 36 मिनट में लिखा है। 33 डिग्री 36 मिनट, यहाँ 33 डिग्री 36 मिनट, 0.554 33 मिनट 34, यहाँ अभी 34 हुआ तो एडिशन कितना करना है? 12। सपोज आपको 12 ऐड करना है तो 33 वाले लाइन में आगे चेक करो, 12 लास्ट 5 मिनट में लिख के दिया, मतलब 5 मिनट 12, तो क्या होगा? 64.5546, इसका मतलब 33 डिग्री एंड 41 मिनट इज आंसर। R इज इक्वल टू 33 डिग्री एंड 41 मिनट। इतना आंसर मिलना चाहिए, इतना आंसर होना चाहिए। क्लियर? अब बताओ कितना आंसर दिया उन लोगों ने? आंसर है आपके पास? जो यहाँ लिखा जाता वही सही? 38 डिग्री दिया है। 38 डिग्री दिया, ऐसा क्यों? समझाओ। ये करेक्शन यहाँ है कि इस जगह पे जो अभी तक सर ने बताया था ना, वो करेक्शन वाली बात की थी। यहाँ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो रिफरेंट एक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आंसर इतना नहीं होना चाहिए, ये 1.3333 कुछ नियरली होना चाहिए। 1.32. 1.32 32. मतलब 33 कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब ये आंसर 1.33 जितना रहना चाहिए। और इस टाइप की 1.33 जितनी आंसर चाहिए तो ये एंगल 47 की जगह 41 डिग्री होना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने यहाँ 41 लेके, यहाँ की तरह 41 लेके कैलकुलेट किया। अब समझो ये 41 लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आता है 1.32। ये 1.32 होगा तो ये वैल्यूएशन चेंज होगी, ये वैल्यूएशन चेंज होगी, मतलब ये वैल्यू चेंज होगी, और चेंज होगी तब जाके ये आंसर 38 आएगा। समझ में आ रहा है उनको गलती कहाँ है? उन लोगों ने जो आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया, उस डायग्राम के अंदर यहाँ 47 दिया है, टेक्स्ट में चेक करो 47 या 41 है? 47। 47, और 47 होगा तो कैलकुलेट इस तरह से होगा तो आंसर 33 डिग्री 4 मिनट ही आएगा। लेकिन सपोज यहाँ 41 लिखा जाए, 41, तब जाके ये, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि ये डिफरेंट एक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी विद एयर, तो 1.5 इज राइट आंसर। ग्लास के लिए डिफरेंट एक्स 1.5 होता है, तो सिमिलरली वाटर के लिए 1.33 आना चाहिए, ये नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए उन लोगों ने करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया? ये वैल्यूएशन चेंज की, किस तरह से कि 1.33 आना चाहिए। तब उनको पता चला कि डायग्राम में प्रॉब्लम है, ये 60 डिग्री होगा तो 41 होना चाहिए। और जब आप इसको 41 रखेंगे, अब देखो मैं करेक्शन लिख रहा हूँ जो तत्सत ने बताया था वो, कि सपोज आप यहाँ 41 लिखेंगे, 41 डिग्री, तो ये वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी। ओके, 41 के लिए होता है 0.6561, और तब जाके ये रेशियो होता है 1.32। अब सपोज आपने यहाँ 1.32 रखा, ओके, तो ये रेशियो जो 1 कितना हुआ, 1.1, मेरे ख्याल से 1.144 इतना होता है, 1.144। तो इसका मतलब यहाँ भी हमको यही करना पड़ेगा, 1.144 इस तरह से लिखना पड़ेगा। और जब ये यहाँ 1.144 होगा, जस्ट अ मिनट, ये 1.144 रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ 1.144 करना पड़ेगा। ओके, तो तब जाके ये जो रेशियो है
0.6181 आएगा, और 0.6181 लिखेंगे तो ये आंसर आपको 38 डिग्री 12 मिनट ऐसा कुछ नियरली मिलेगा, 12 या 13, तब जाके आपकी टेक्स्ट बुक के आंसर राइट हो जाएगी। लेकिन एग्जाम ने सपोज आपको 47 दिया तो मैंने जो कैलकुलेट किया था वो सही है। क्लियर? पता चल रहा है? यस सर। बस ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है टेक्स्ट बुक में और कैलकुलेशन में। क्योंकि सिमिलर हम जानते हैं कि ये रेशियो जब आते हैं 1.33 या 1.32 रहना चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। ये एंगल 41 होगा तब जाके न्यूमेरिकल राइट होगा, तब जाके 38 आएगा। लेकिन उन्होंने 47 ही दिया, तो अब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आंसर 33 डिग्री एंड 4 मिनट मिलेगा। कंप्लीट? ओके चलो नेक्स्ट 9.5, ये था 9.4। और मेथड ये अभी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हर रोज रिपीट कर रहा हूँ कि जितने हो सके इतने एमसीक्यू आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इजी मेथड तो यही है। सपोज आपकी एग्जामिनेशन लेट में लेनी है, चेकिंग करना, सभी सप्लीमेंट्स और सब कुछ रिजल्ट प्रिपेयर करके देना, टाइमिंग बहुत जाएगा कि हर सेंटर पे और सप्लीमेंट सेंड करो, चेक करवाओ, कितने टीचर्स आते हैं, सबके लिए सेफ्टी चेक करनी है, प्रिकॉशन रखना है। तो हो जाए कि सपोज पुराने सेमेस्टर की तरह वो लोग 100 मार्क्स एमसीक्यू, और सपोज 100 मार्क्स एमसीक्यू हुआ तो पहले 64 क्वेश्चन आते थे, ओनली 64 क्वेश्चन ओनली बोला उसने। फिर क्या है 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स, देन 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एमसीक्यू, 4 मार्क्स एमसीक्यू। मेरी बात सुनो, तो यही तीनों डायग्राम देंगे और आर इक्वल टू डायरेक्ट आपको ऑप्शन चॉइस करना है, राउंड करो मतलब 4 मार्क्स राइट, ये पॉसिबिलिटी है। ओके अभी तो नहीं बता सकते होगा नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी अभी ये बात चल रही कि सपोज ये ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एमसीक्यू वाली मेथड से भी एग्जाम हो जाएगी, और बोलेंगे एमसीक्यू नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो 9.5 okay, small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth 80 centimeter, 80 सेंटीमीटर तक पानी फिलअप किया है, मतलब यहाँ से कैलकुलेट करो, ये 80 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ बल्ब रखा, सोर्स या ओरिजिन जो भी रखना है। ओके क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर the which light from the bulb can emerge out। इसका मतलब एक टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाली प्रॉब्लम है, कितने एरिया के अंदर से लाइट, देखो सपोज इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्रिटिकल एंगल, ये समझ मान लो, ये IC क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे सपोज लाइट इंसिडेंट हुई तो सरफेस को पैरेलल बाहर निकल जाएगी, तो जितना पोर्शन यहाँ इतना पोर्शन यहाँ भी होगा, यहाँ से लाइट बाहर जा सकती है। ओके ये तो 80 सेंटीमीटर है, आपको मिल गया क्लियर, ये 90 डिग्री वो भी पता चल गया। अब ये R वाली वैल्यू कैलकुलेट करें, H तो 80 सेंटीमीटर है ही, दूसरा ये IC है तो इसको भी IC लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम IC की वैल्यू, ये IC पहले वो कैलकुलेट करेंगे और उससे आपको ये आंसर मिल जाए। सिर्फ आपको R कैलकुलेट करना है, समझ किसी भी तरह हमको R कैलकुलेट करके देना है। पता चल रहा है सोर्स से जो लाइट आती है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब IC जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगा, क्रिटिकल एंगल पे जाएगा तो सरफेस को पैरेलल बाहर जाएगा, मतलब इतने ही पोर्शन से लाइट बाहर आती है, बाकी पोर्शन से लाइट नहीं मिल रही। क्या करेंगे, सबसे पहले 10 IC is equal to R by H, R upon H, and therefore R is equal to
H10IC. H10IC. Okay. Now, n is equal to referent x is equal to 1 upon sine IC. Okay, referent x दिया है, yes, पानी के लिए 1.33. Sine IC is equal to 1 upon 1.33. कितना होगा? ओके, 1/33 का मतलब ये हो सकते है 1/33. ये रेशियो निकालो तो कितना होता है? 0.75. Yes, 3/4. 3/4. 0.75 का मतलब होता है 3/4. तो ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, ये इजी मेथड रहती है. ओके, साइन मतलब क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 3/4 होगा. 3 और 4 ये होगा तो ये वैल्यूएशन क्या हो सकती है? तो ऐसा लिखेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. 1/5. 9. इसको क्या बताएंगे? x स्क्वायर. x स्क्वायर इक्वल टू 7. x इक्वल टू √7. √7 हो गया. √7 हो गया तो डायरेक्टली 10 मिल जाएगा ना. तो 10IC, इस एंगल को हम IC लिखते हैं. 10IC इक्वल टू क्या होगा बोलो? h मत देखो, यहाँ लिख रहा हूँ. R इज इक्वल टू h मतलब 0.8 मीटर. 0.8 मीटर. क्लियर? अब 10IC. 10IC मतलब IC मतलब क्या होगा? 3/√7. 3/√7. 3/√7. ओके, सो नाउ हमको एरिया कैलकुलेट करना था. एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 3.14. इसका स्क्वायर करो तो 0.8 होल स्क्वायर इंटू 9/7 इंटू 9/7. कंप्लीट करो. Two 2.5837. 2.5837. 5837. ओके, 2.6 लिखो या 2.6 लिख दो चलेगा. मीटर स्क्वायर, बिकॉज 0.8 मीटर लिया था. ये मेथड बहुत कम आ सकती है एमसीक्यू के लिए. ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं. ओके, तब आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा. चलो, ये तो रेडियस करके मैंने लिखा. ये रेडियस करके लिखा. तो नॉर्मल से डिस्टेंस क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा. इस टाइप की ट्रायंगल से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू मिलती है. साइन, ओके, साइन की वैल्यू मिल गई तो मतलब आप ये कंप्लीट कर सकते हो. cos 10 ट्रायंगल से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, 9.6. उसके बाद किसी भी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा. ये न्यूमेरिकल ज्यादा रिपीट हुआ है. कौन सा? 9.6. A prism is made of a glass of unknown refracting index. A parallel beam of a light is incident on a face of a prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40. What is the referent index of a material prism? The referent index of a prism, refracting angle, sorry, is 60. If the prism is placed in a water, predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam light. पहले तो आपको रिफरेंट एक्स कैलकुलेट करना है. बाद में इस प्रिज्म को पानी में रखेंगे तो नया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा? चलो, जो हमने पढ़ा है इससे dm इज इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब 60 डिग्री. क्लियर? रिफरेंट एक्स की फार्मूला क्या होती है? n is equal to A plus D. dm/2 upon sin a upon 2. तो सबसे इजी हो गया sin 60 plus 40 divided by 2 upon sin 60 divided by 2. क्या हो सकता है? 60 divided by 2 मतलब 30. ये sin 100 divided मतलब 50 डिग्री. sin 30 1/2. ये 1/2 2 ऊपर गया. सो 2 sin 50 डिग्री. ओके, चलो sin 50 बताओ.
नेचुरल साइन से साइन 50 की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। 0.7660. 0.7660. So now multiplication is 1.532. तो फर्स्ट ऑप्शन के आंसर तो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट ऑप्शन वाली आंसर कंप्लीट हो गई। ये जो हमने रिफ्रेंडेक्स लिखा था ना वो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब हमको लिखना है रिफ्रेंडेक्स ऑफ व्हाट, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, और नया मिनिमम डेविएशन एंगल मतलब कि प्लस dm डैश अपॉन 2 sin a by 2। क्लियर? क्योंकि अब प्रिज्म पानी में रखेंगे। ओके, ये तो 1.532 अपन ये 1.33 sin 60 प्लस dm डैश डिवाइड बाय 2 sin 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 sin 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। बोलो ये sin 30 मतलब 0.5 तो 0.5 उधर शिफ्ट कर दे, sin 60 प्लस dm डैश डिवाइड बाय 2, ये sin 30 का 0.5 1.532 अपन 1.33। चलो सिंपलीफाई इसको। 0.5759. क्या बताया? 5759. 0.5758 9. 9। अच्छा हुआ थोड़ी देर 60 बताएगा। ओके, ये वैल्यूएशन आई तो अब 60 प्लस dm डैश डिवाइड बाय 2 चेक करो नेचुरल साइन में कौन सी एंगल आती है। ये नेचुरल साइन में कौन सी एंगल देगा? 5759। 35 degree 10 minutes. आंसर नहीं मिलेगा आपको। 0.57 देखो 5759 एग्जैक्टली लिखना है ना। 35 डिग्री 6 मिनट में चेक करो। 35 डिग्री 6 मिनट मतलब 5750 और यहाँ 35 डिग्री 6 मिनट 0.5750 और 9 का डिफरेंस है। चेक करो कहाँ लिखा है 9 का डिफरेंस, 5 के लिए 4 के लिए। नाइन का डिफरेंस 4 मिनट में लिखा है। 4 मिनट ऐड करो 35 डिग्री 10 मिनट्स 36 डिग्री 10 मिनट्स 35 डिग्री 10 मिनट्स आंसर आ रहा है। तो ये होगा 35 डिग्री 10 मिनट्स। ओके 2 से मल्टीप्लाई करो 60 प्लस dm डैश कितना होगा 70 डिग्री 20 मिनट हियर एंड देयरफॉर dm डैश इक्वल टू, ये माइनस कैसे करेंगे तो डिग्री है ना, डिग्री से डिग्री माइनस होगा 10 डिग्री एंड 20 मिनट इज आंसर। 10 डिग्री एंड 20 मिनट्स इज आंसर। एक चीज और बता रहा हूँ कि सपोज आपने यहाँ डिफरेंस दिया कि 60 डिग्री प्लस dm डैश डिवाइड बाय 2, यहाँ क्या लिखा 35 डिग्री और सपोज कहीं 35 मिनट्स ऐसा आंसर आ गया। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या होगा 60 डिग्री dm डैश 2 से मल्टीप्लाई करते हो 70 डिग्री एंड 70 मिनट, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस टाइप के आंसर होते हैं तो इसको 10 कर दो और यहाँ 1 डिग्री इंक्रीज कर दो। पता चला मैं क्या बता रहा हूँ? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो 70 होगा, ये भी 70 होगा। 70 मिनट पॉसिबल नहीं है। 60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, तो यहाँ से 60 लेस करो, यहाँ 1 ऐड कर दो क्योंकि ये तो हमने टेक्स्ट बुक वाली न्यूमेरिकल की। हाँ कहीं भी कुछ चेंज हो गया और ये आंसर इस टाइप का है तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और बाद में 70 डिग्री 70 मिनट लिखा, सबट्रैक्ट किया, बाद में लिखा 10 डिग्री 70 मिनट, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओके, कभी 70 मिनट नहीं होता, 60 से आगे जैसे मिनट होती है आगे एक ऐड करना है कोई डाउट इसमें? नो सर।
ये कौन सा था 9.6 okay now 9.7 9.7 ओके इसमें लिखा गया double convex lens are to be the manufactured from glass of reference index 1.55 with both faces of the same radii. So radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length to be 20 centimeter? So f plus 20 क्योंकि convex लिया. Okay, reference index 1.55. Okay, R1 is equal to R and R2 is equal to minus R. ये बराबर लिखा गलत. बराबर सर. R1 equal to R, R2 is equal to minus R. फिर से वो डायग्राम बता रहा हूँ. कॉन्वेक्स होगा फर्स्ट सरफेस तो इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से इंसिडेंट होगा ये पॉजिटिव मिलेगा. ये सेकंड सरफेस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब वो क्या लिखेंगे नेगेटिव. और उसने बताया दोनों सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया इक्वल. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कैलकुलेट करना है. ओके, लेंस मेकर की फॉर्मूला यूज करो 1 upon f is equal to n minus 1. वो नहीं लिख रहा हूँ n2 माइनस, चलो वो भी लिखते हैं, ये कहाँ से लेके आए. ओके, ये n2 है, मीडियम n1 इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपन 1. अब देखो इसको n2 1 कर देते तो 1.5 आ जाता 1.55 1.55 माइनस 1. ओके 1 अपन r 1 मतलब r माइनस 1 अपॉन माइनस r. सो 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू ये कितना होगा 0.55. ये कितना माइनस माइनस प्लस, सो 2 by r 2 upon r. r is equal to ये r इधर जाएगा, तीनों मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएंगे 22 सेंटीमीटर. 1.1 into 20 मतलब 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर. क्लियर. लेंस मेकर की फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएगा 9.7. ओके नेक्स्ट जो है इसमें कैलकुलेशन मतलब 3 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करिए, तो 3 मार्क्स में मेरे ख्याल से पॉसिबल है ही नहीं. कुछ लिया तो अच्छा है, मतलब 9.8. The beam of a light that was at point P. The lens is placed in the path of a beam 12 centimeter from point P. 12 centimeter. लेंस कहाँ रखा है, जो P पर 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. Okay. At what point does the beam convert if the lens is number 1 convex, a focal length 20 centimeter, and second lens में the concave of focal length 16 centimeter. पहले तो ये सपोज डायग्राम पता चल रहा है ना, तो मतलब पूरा आइडिया आ जाएगा इसने क्या काम किया. पहले सपोज कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम कंप्लीट करें. P पर यहाँ लिखते हैं. ओके, लेकिन जैसे ये इंसिडेंट होंगे रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज यहाँ मिलेगा. क्लियर.
तो इसका मतलब ये हो कि 12 सेंटीमीटर इसने दिया है, जो भी लेंस है उसको 12 सेंटीमीटर पे रखना है फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, और ये इमेज डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। इस तरह से मिल सकता है। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? वही कैलकुलेट करना है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। माइनस उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। क्या लिख सकते हैं? 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। साइन कन्वेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे? 1/v फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सो 1/20 प्लस 1/12, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, ये दोनों के लिए एलसीएम so v is equal to 60 divided by 8. v is equal to 60 divided by 8 क्या होता है? 15 divided by 2 7.5 सेंटीमीटर। ओके, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, सिमिलर क्वेश्चन sir. फॉर सिमिलर क्वेश्चन कॉनकेव के लिए भी है ना? यहाँ भी रेस उसी तरह से जाएंगे। इसमें क्या होगा? ये पी पॉइंट होगा और यहाँ आई, क्योंकि वो ज्यादा दूर जाएगा ना, इसको यू करके लिखेंगे और ये वी होगा। लेकिन यहाँ फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए जो नेगेटिव यूज करनी है, फिर से वो लेंस इक्वेशन वन अपन वी इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी दी थी? 16 सेंटीमीटर, बट नेगेटिव, प्लस 1/12 प्लस 1/12, इसको लिखेंगे -3 प्लस 4 1/48 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। मतलब तो दिखने में ऐसा है, ये कितना है? 12, ये 48 से टाइम्स ज्यादा और आगे जाएगा। क्लियर? तो डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या थी? आपको ये फिक्स दिया था, लेंस से जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट वाला, वो डिस्टेंस फिक्स है, आपको इमेज कहाँ मिलेगी वो कैलकुलेट करके देना है। क्लियर? डायग्राम के साथ ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, चलो 10 तक कंप्लीट कर दे, मतलब बाद में 11 12 14 11 12 13 14 नहीं है। वो है ही नहीं, डायरेक्टली बाद में 15 से स्टार्ट करेंगे। Then 9.9. 9.9. An object of size 3 centimeters placed 14 centimeters in front of the concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? ऐसे न्यूमेरिकल पहले हमने कंप्लीट की थी, लेकिन मिरर के लिए सपोज याद हो तो ऐसी न्यूमेरिकल हमने मिरर के लिए कंप्लीट की थी। कितना दिया उन्होंने डिस्टेंस?
14 सेंटीमीटर। ये कैसे बाहर निकल जाएगा, एक्सटेंड कर दे, क्लियर। और एक जो होता है वो सेंटर से पोल से पास होता है, तो यहाँ इमेज मिलेगी, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इमेज मिलेगा। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोकल पॉइंट क्या है सर, आप चेक करो पता चलेगा। 21 सेंटीमीटर इज अ फोकल लेंथ, 21 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अ 14 सेंटीमीटर। मतलब बिटवीन एफ एंड पोल हुआ, ये बिटवीन एफ एंड पोल। ओके चलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -21 सेंटीमीटर। वैसे भी कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/v is equal to 1/f plus 1/u. Okay, so now 1/-21 plus -14 commonly लिखना है, तो 1/v is equal to 42 मतलब -2 + 2 लिखेंगे, -5 divided by 42. So now v is equal to -42 divided by 5. कितना होगा 8.4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 8.4 सेंटीमीटर। पूरा डायग्राम बराबर है, ये 21, ये कितना होगा 14, तो ये कितना आएगा 8.4, वो भी नेगेटिव इसलिए कि सभी डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। ओके, अब उन लोगों ने क्या पूछा था, सबसे पहले तो इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉल होगी। मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू, सो v by u -8.4 डिवाइड बाय -14 कितना होगा, चलो रहने दो, इसके सामने लिख लो hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाई करके फाइंड कर दो, क्या मिला 8.4/14 इंटू ho की वैल्यू क्या होगी 3। इसी से हमने ho यहां मल्टीप्लाई कर दिया, hi हाइट ऑफ इमेज वो मिल जाएगा। कितना आंसर आया, मिली आंसर 1.8. 1.8 सेंटीमीटर। ओके, तो पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। इमेज कैसा मिलेगा, हाइट क्या होगी। ओके, और भी क्वेश्चन है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब जैसे आप इसको आगे इंक्रीज करते रहेंगे, क्या होगा, इमेज जो है वो भी फोकल लेंथ सॉरी फोकल पॉइंट की ओर आगे आगे जाएगा। मतलब जैसे इमेज दूर जाएगी ये भी इस ओर जाएगा, लेकिन इसकी जो साइज है वो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज किया, इमेज डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन साइज वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो है ना वो सेंटर से ही पास करनी है, पोल से। मतलब जैसे आप दूर जाएंगे मतलब ये लाइन ऐसे स्लैंट होती जाएगी, मतलब इमेज भी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर। ओके, नाउ लास्ट 9.10 9.10 okay, what is the focal length of a convex lens of focal length 30 cm? What is the focal length of a convex lens of focal length 30 cm in contact with the concave lens of a focal length 20 cm?
आगे is the system is converging the weird averaging. Okay, वो भी देना है. Given the thickness of the lenses. मतलब ये तो दो लेंस की कॉम्बिनेशन बताई उन्होंने. फर्स्ट वाली लेंस कौन सी है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स के लिए f1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. कॉनकेव के लिए f2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. थिकनेस निगलेक्ट करनी है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज मतलब कौन सा? थिन लेंस. थिन लेंस के लिए फॉर्मूला थी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड देयरफॉर 1/30 प्लस 1/-20. ओके, क्या लिख सकते हैं? 2 - 3 -1/60. इसका मतलब फोकल लेंथ f इक्वल टू -60 सेंटीमीटर मिलेगा. ये दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन जो हम करेंगे तो इसको कॉनकेव -60 सेंटीमीटर जितना होगा. तो जो दो लेंसेज दिए थे, अब देखो तो नंबर ऑफ लेंसेज भी पूछ सकते हैं. ये कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था. कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ प्लस, कॉनकेव के लिए नेगेटिव. इस तरह से ऐड करना शुरू करें तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 से कंप्लीट हो सकता है. लेकिन रिजल्टेंट वैल्यू आपको f की पॉजिटिव मिलती है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा, और नेगेटिव मिली तो कॉनकेव की तरह मिलेगा. उसने एक क्वेश्चन पूछा था ना. देखा है, इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग. क्या लिखेंगे? कॉनकेव की तरह होगा, डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह यूज करेंगे. नंबर ऑफ लेंसेस इंक्रीज भी होगी तो भी ये क्वेश्चन कॉमन रहेंगे. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ओनली. ओके, तो यहां तक रखो. 9.4 से स्टार्ट किया था, 9.10 तक हमने कंप्लीट किया. 9.42 इतने एक्सेस के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं. बीच में 11, 12, 13, 14 नहीं है, जरूरत भी नहीं है. डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के अंदर 15 से. 1-2 दिन और लगेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे. क्लियर? आज चैप्टर नंबर 9 थियोरी की एग्जाम है, बराबर. 3 o'clock. इतना ही रखो. चलो मीटिंग एंड करेंगे.